हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रुचित्रा और स्टडी ग्रुप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग को मेरी वॉइस प्रॉपर और लाउड आ रही है। क्लास को स्टार्ट करें, फटाफट कंफर्म करिएगा दोस्तों। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, और बताइए पहले कैसा चल रहा है भाई, आप लोगों का प्रिपरेशन कैसे चल रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब जितना हो सकता है उतना कर रहे होंगे। इंग्लिश की प्रिपरेशन को लेकर के अगर मैं कहूं तो कल से हम मंजिल बैच स्टार्ट कर रहे हैं। कल 13 तारीख है। कल से हम नॉन स्टॉप स्टार्ट होने वाले हैं और मैं बैच को इस तरीके से लेकर के जाऊंगा कि चाहे आप बिगिनर हैं या आप पहले पढ़ चुके हैं या आपको सिर्फ मेंस करना है, सबको मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, सबको साथ लेकर के चलूंगा। तो अगर आप मुझसे ज्वाइन होना चाहते हैं मेरे साथ, अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मंजिल बैच आज ही बाय कर सकते हैं, क्योंकि कल से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और जो ऑफर था उसको मैंने और एक्सटेंड कर दिया है, जिससे कि कल जो हमारी क्लासेस होनी है आप उसमें आ पाए। मैं फिर क्लियरली यहां पर बोल दे रहा हूं, ये प्राइस अब एक बार ये ऑफर खत्म होता है, कल हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ये प्राइस वापस नहीं आ पाएगा। मैं वापस से बोल देता हूं, फिर आप लोग कमेंट्स करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे, सर एक बार प्लीज वो वाला डिस्काउंट वापस लाओ, वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि आपको पता है अब मैं स्टडी क्यूब के ऊपर हूं, तो स्टडी क्यूब के कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस होंगे जो मैं स्टार्टिंग से बना करके चलूंगा। मैं नहीं चाहता जो बच्चा इस प्राइस पे ले चुका है, बाद में अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो बाद में जो प्राइस होगा वो उसी प्राइस पे लेगा। क्योंकि भाई अगर आप डिले कर रहे हैं, अगर आप लेट हो रहे हैं, तो उसमें कंपनी का कोई वो नहीं है। एक बार जो प्राइस आ गया वो आ गया, उसके बाद अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो इस प्राइस पे तो एटलीस्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं, लास्ट अपॉर्चुनिटी है। मैंने जब से पढ़ाना स्टार्ट करा है ना, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा है, जब मैं अपने चैनल पे था स्टार्टिंग में, तब भी मैं इस प्राइस पे नहीं आया था कभी भी। लेकिन अब इसलिए आ गया हूं मैं इस प्राइस के ऊपर, क्योंकि अभी अभी मैंने अपना प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा है। मैं चाहता हूं एक बार इस प्राइस के ऊपर जो मैं चीजें दे रहा हूं, जो क्वालिटी दे रहा हूं, वो स्टूडेंट तक पहुंच सके, स्टूडेंट को पता चले क्या मिल रहा है उन लोगों को। तो ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके सीधा वेबसाइट पे जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप सीधा इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आपसे व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पर। इसके अंदर ग्रामर का फाउंडेशन आप लोग को मिलेगा, रीडिंग का फाउंडेशन आप लोग को मिलेगा, आईबीपीएस का रियल इंटरफेस सिस्टम मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, और आगे आने वाले जितने भी बैचेस है वो सब आपको इसके अंदर मिलेंगे मंजिल बैच के अंदर। यहाँ पे लिखा है कंप्लीट इंग्लिश सब्सक्रिप्शन। आगे एसबीपीओ का मैं कोई पर्टिकुलर बैच निकालूंगा, वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा। आरबी असिस्टेंट का मान लो अगर कोई पर्टिकुलर बैच निकालूंगा, वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो अभी भी बेस्ट आपके पास ऑफर है, आप जाकर के बाय कर सकते हैं। फिर मत बोलिएगा ये क्यूआर कोड है। और अपडेट्स के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, स्टडी क्विक बाय वरुण चित्रा, और यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ एडिटोरियल्स की क्यूजेस सब मिल जाएंगे। अभी हमारे एडमिन थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, तो अभी कल हमारा 8 बजे वाला वोकैब सेशन नहीं हुआ था, मतलब वोकैबलरी वाला क्यूज टेलीग्राम पे। जैसे ही स्ट्रीमलाइन होती है सारी चीजें, तो 8 बजे आपका वोकैबलरी वाला क्यूज भी स्टार्ट हो जाएगा। मेरी खुद की हालत आप देख नहीं सकते, अगर आप देखेंगे तो मेरी आंखें आपको सूजी हुई लगेंगी। मैं रात को 3-4 बजे सो रहा हूँ, एडिटोरियल बनाने के बाद बैकएंड पे काम कर रहा हूँ। कभी टेक्निकल का मैसेज आ रहा है कि सर देखो इस बच्चे ने स्क्रीनशॉट डाल दिया, ये फैच ही नहीं हो रहा है, डाटा ही नहीं जा रहा, सर देखो इसने आपकी मंजिल बैच की पुरानी पीडीएफ डाल दी। ऐसे भी बच्चे मंजिल बैच की पुरानी पीडीएफ डाल दी, सर ये देखो इसने किसी और टीचर का कोर्स डाल दिया, और टीचर की पीडीएफ डाल दी, सर ये देखो इसने अपनी फोटो डाल दी। ऐसे ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं, सर इसने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी। ऐसे ऐसे महान स्टूडेंट आ रहे हैं, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। किसी की वैलिडिटी मान लो खत्म हो रही है, मन से वैलिडिटी लगा रहा है 2051, बता 2051 वैलिडिटी लगा दी, 2051 मेरा कोर्स खत्म होगा। कैसे कैसे स्टूडेंट आ रहे हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता क्या हालत हो रही है हमारी। ये हमारी न्यू वेबसाइट है ना, ये हमारी न्यू वेबसाइट है। आप
studyquick.in पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लॉगिन, क्विजेस और कोर्सेस और होम। अभी मैंने क्या करा है, क्योंकि भाई कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बेसिक कर रखा है, वो क्या करें, तो मैंने ना इसके अंदर और लेवल 1 लेवल 2 क्यूजेस ऐड करवा दिए। आप देख सकते हो कहां पे मिलेगा आपको क्यूजेस, ये देखो ये रहा। रिकॉर्डेड में जाओगे तो स्टडी क्विक इंप्लीमेंटेशन सिस्टम है, नाउन प्रोनाउन के पहले थे, एडजेक्टिव और वर्ब के भी आगे, ऐसे टेंस का भी आ जाएगा आगे, फिर और चैप्टर की क्यूजेस आते रहेंगे, कंडीशनल सेंटेंस, कनेक्टर एंड स्टार्टर, सारे टॉपिक आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और अभी थोड़े टाइम बाद क्या होगा, हम एक अलग ही, अभी देखो 2 ही फोल्डर है, लाइव और रिकॉर्डेड, इसमें और फोल्डर बना देंगे, एक में क्यूजेस, एक में मॉक टेस्ट, ऐसे फोल्डर बन जाएंगे तो और ज्यादा सिस्टमेटिक हो जाएगा सब कुछ। पहले ये माइग्रेशन वाले स्टूडेंट का काम चल रहा है, ये हो जाए तो ये धीरे धीरे ये सारी चीजें हो जाएंगी, बाकी हम आराम से क्यूजेस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है भाई। तो आप लोग जाकर के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कल से क्लासेस हमारी स्टार्ट है। यहाँ पे जब आप लाइव में जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को पता लग जाएगा, देखो कमिंग सून लिखा रहा है, तो मतलब ये कल होगी 1 बजे। इसमें मैं बताऊंगा रीडिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करना, बिल्कुल जीरो से, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सारा कुछ आपके सामने स्ट्रीमलाइन है। चलिए भाई, ये बताना जरूरी था क्योंकि कल से क्लास स्टार्ट है। अब हम अपनी एडिटोरियल की क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुभम पाल, अभी एक्सेस मिलेगा भी नहीं ना, अभी तो डाटा वेरीफाई हो रहा है ना। डाटा जैसे ही एक्सेस मिलेगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, या आपके पास मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, टेंशन मत लो। मेरी कोशिश है कि कल क्लास स्टार्ट हो रही है उससे पहले हो जाए, नहीं तो 7 दिन का टाइम मैंने आप लोगों से मांगा है, और मैंने आप लोगों की वजह से 3 दिन क्लास डिले करी है, और डिले नहीं कर सकता। क्लास 9 को क्लास स्टार्ट होनी थी, 9 से मैं 13 पे आ गया, अब मैं और डिले नहीं कर सकता। अब क्या करें, कुछ महान स्टूडेंट ही ऐसे हैं और एक एक का डाटा लेने में बहुत मेहनत लगती है, नहीं तो मेरे माइंड में तो ये था 7 तक डाटा आ जाएगा, 9 को क्लास स्टार्ट है, 8 तारीख को हम ये पूरी लिस्ट उठाई, ये डाली सिस्टम में, चलो भाई एक्सेस मिल गया। अब एक एक को लेना पड़ रहा है, वेरीफाई करना पड़ रहा है, और फिर सिस्टम में कभी इसके ब्लर आ रही है पीडीएफ, इसके पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही, इसने अपना ड्राइव मैच नहीं करा, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब क्या बताऊं मैं आप लोग, आ जाओ। वोकैब 1 वेंड, तो देखिए जो वेंड वोकैब है ये वेन से बना है। वेन एक वोकैब होती है, वेन का मतलब होता है कोई चीज धीरे धीरे उड़ रही है, धीरे धीरे खराब हो रही है, तो वेन का मतलब होता है ग्रेजुअली डिक्रीज्ड इन स्ट्रेंथ, चाहे वो स्ट्रेंथ में हो, इंटेंसिटी में हो, अमाउंट में हो। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है, बहुत, ये एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं पहले, पब्लिक एंथुसियाज्म, पब्लिक का जो एंथुसियाज्म था वेन्ड आफ्टर द इनिशियल एक्साइटमेंट। क्या हो रहा है, वो वेन हो रहा है एंथुसियाज्म, मतलब उनके अंदर जो जोश था वो वेन होता जा रहा है। कब, आफ्टर द इनिशियल एक्साइटमेंट ओवर द रिफॉर्म मेजर्स फेडेड। तो बोला जा रहा है कि जैसे जो इनिशियल एक्साइटमेंट था किसके ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर, रिफॉर्म मेजर्स के ऊपर, वो जैसे जैसे फेड होता गया, तो जो पब्लिक का एंथुसियाज्म था वो भी वैसे वैसे उड़ता गया, खत्म होता गया, वीक होता गया। सारे ही वोकैब नेगेटिव हैं या कम करने वाले हैं। डिमिनिस्ड का मतलब आप लोग को पता है, बहुत ही कॉमन वोकैब है। एब याद रखिएगा, एक होता है एब, आप इसको एब पढ़िएगा, एब। जो भी बंदा एब करता है, कहते हैं ना जब भी लड़का ढूंढने जाते हैं शादी वादी के लिए, कहते हैं लड़का कोई एब तो नहीं करता है, क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि एब करने से वीकनेस आ जाती है ना भाई, ऐप करना बुरी बात है, वहां से बना ऐप। तो ऐप का मतलब होता है कोई चीज वीक हो रही है, कमजोर हो रही है, चाहे उसकी स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी या फिर अमाउंट। अच्छा, डेक्लाइन आप लोग को पता है, सबसाइडेड आप लोग को पता है, एटीन्यूएट, एटीन्यूएट बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है, आई होप आप लोग को पता होगा। एटीन्यूएट यूज होता है मेडिसिन के लिए, मतलब मान लीजिए पेन हो रहा है तो अपन पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर क्या करता है, पेन को एटीन्यूएट कर देता है। एटीन्यूएट का मतलब क्या होता है, कम कर देता है, उसकी इंटेंसिटी घटा देता है। तो एटीन्यूएटेड का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी को घटा देना, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट, एप आपके लिए इंपॉर्टेंट बना है एक सिनोनिम्स, और एटीन्यूएट आपके लिए इंपॉर्टेंट बना है।
बाकी सब आप लोग को आते हैं। अब वेन का मतलब नेगेटिव है, कम होना है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना, इंटेंसिफाई करना, एम्पलीफाइड करना, सर्च करना, स्ट्रेंथन करना, ये सब इसका एंटोनिम हो गया। सिंपल सी बात है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट, टैपिड। नेक्स्ट क्या है, टैपिड। अब टैपिड का मतलब क्या होता है, टैपिड देखिए एक नेगेटिव वोकैब है, आप कह सकते हो। हमें नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा करना होता है इंग्लिश पढ़ते समय, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश है नेगेटिव पॉजिटिव से काम चल जाता है। टैपिड का मतलब होता है कि भाई कोई सुस्त है ना, लीनियंसी जिसमें बढ़ती जा रही है, कोई लैक्स है, लैक्स अपन ने कल ही पढ़ा है वोकैब, उसके साथ अपन ने स्लैक भी पढ़ा था, तो ये सब इसमें आ जाएंगे, देख लेते हैं। हाँ देखिए, टैपिड का मतलब होता है मॉडरेटली वार्म, शोविंग लिटिल एंथुसियाज्म और इंटरेस्ट। तो लिटिल का मतलब ना के बराबर एंथुसियाज्म दिखाना और इंटरेस्ट दिखाना। तो आप कह सकते हो या तो गुनगुना, गुनगुना पानी आप बोल सकते हो, या इसको छोड़ो मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, आप बस ये समझ लो शोविंग लिटिल एंथुसियाज्म और इंटरेस्ट। एंथुसियाज्म और इंटरेस्ट ना के बराबर है, तो आप उसको टैपिड कह सकते हो। तो ल्यूकवार्म का मतलब गर्म पानी होता है या फिर इंटरेस्ट ना दिखाना होता है। इनडिफरेंट का मतलब भी यही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल आप कह सकते हो डल है कोई चीज, एकदम डल है, इसको कोई फर्क नहीं है किसी से। हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड का मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अनएंथुसियास्टिक, ये तो आप लोग को पता ही है। अपैथेटिक, अपैथेटिक मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और वोकैब लिखिएगा इसके अंदर, रेमिस, अगर आपको याद हो तो रेमिस, लापरवाह। इसके अंदर अपन लैक्स भी लिख सकते हैं, इसके अंदर अपन स्लैक भी लिख सकते हैं। ये हमने कल ही वोकैब पढ़ी, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये हमने कल ही वोकैब पढ़ी है। टैपिड मतलब नेगेटिव होता है। दी प्रपोजल रिसीव्ड ओनली अ टैपिड रेस्पॉन्स, टैपिड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दी प्रपोजल, ये जो प्रपोजल था इसको रिसीव हुआ क्या, ओनली अ टैपिड रेस्पॉन्स, टैपिड रेस्पॉन्स रिसीव हुआ, मतलब इस प्रपोजल को किसी ने घास नहीं डाली, है ना, घास नहीं डाली, हाँ, इस प्रपोजल को किसी ने घास नहीं डाली। फ्रॉम इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स ने, किसी भी इन्वेस्टर ने इसको घास नहीं डाली। ये बात रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्टिंग देयर अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स वायबिलिटी। तो यहां पे बोला जा रहा है, यही बात ही रिफ्लेक्ट कर रही है कि उनकी अनसर्टेनिटी है, इन्वेस्टर्स को नहीं पता अबाउट इट्स वायबिलिटी की वायबल है भी या नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। टैपिड एक नेगेटिव वोकैब है और इसका मतलब डल, रैमिस, इनडिफरेंट, अनएंथुसियास्टिक, अपैथेटिक होता है। तो आप लोग को इनडिफरेंट याद रखना है, इनडिफरेंट बहुत यूज होता है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, कोई फर्क ना पड़ना, ना कोई लेना देना रखना। ठीक है, अच्छा, अब इसके एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्वेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। फर्वेंट मतलब होता है एकदम जोशीला, एक्टिव, खुश हो गया, खुशी से फूल उठा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, फर्वेंट कहते हैं। जोशीला आप कह सकते हो, एंथुसियास्टिक कह सकते हो, पैशनेट आप लोग को पता ही है। अर्डेंट, अर्डेंट भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव वोकैब है। अर्डेंट, फर्वेंट, अर्डेंट और जीलस, ये बहुत आता है। वैसे एक वोकैब होती है जील, अब जील से बना जीलस, क्योंकि हमें एडजेक्टिव बनाना था इसलिए, तो एग्जेक्टिव है जीलस। तो जीलस, अर्डेंट, फर्वेंट, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को ही ध्यान में रखिएगा। पॉजिटिव वोकैबुलरी है। एंथुसियास्टिक आप लोग को पता है, पैशनेट आप लोग को पता है, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए आगे। स्ट्रेन्ड, स्ट्रेन्ड बना स्ट्रेन से। स्ट्रेन एक वोकैब है, अगर आप ईडी लगा देते हो, अगर आप स्ट्रेन्ड कर देते हो, तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रेन भी एक नेगेटिव वोकैब है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी तक हमने 3 वोकैब करी, तीनों नेगेटिव है। देखो, वेन का मतलब कम होना, खत्म होना, नेगेटिव है। टैपिड का मतलब आप कह सकते हो सुस्त, है ना, अनअट्रैक्टिव, डल, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है। स्ट्रेन भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होता है, कोई स्ट्रेस्ड है, टेंस है, अंडर प्रेशर है, फोर्स्ड और अननेचुरल है। तो स्ट्रेन है मतलब कोई डिप्रेस्ड है ना, कोई फिजिकली या इमोशनली परेशान है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, स्ट्रेन कह सकते हैं। तो आप टेंस बोल सकते हो, सिंपल सा, स्ट्रेस बोल सकते हो, ओवरबर्डन बोल सकते हो, लेबर्ड बोल सकते हो। लेबर्ड, लेबर्ड भी नेगेटिव वर्ड वोकैब में चले जाएगा, आप लोग लेबर्ड बोल सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल
राइवलरी रिजल्टेड, सुनना, ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल राइवलरी। तो जो पॉलिटिकल राइवलरी थी जो सालों तक चल रही थी, उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इन स्ट्रेन्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन। उसका रिजल्ट ये आया कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो कैसे थे? स्ट्रेन्ड थे। स्ट्रेन्ड का मतलब आप कह सकते हो अंडर प्रेशर थे, टेंस थे, स्ट्रेस थे। बिटवीन दी टू नेशन, टू नेशंस के बीच में क्या था? रिलेशन कैसा हो गया? स्ट्रेन्ड हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? नेगेटिव वोकैब, यहां पर एक ही वोकैब ऐसी जो थोड़ा ध्यान में रखने लायक है, लेबर्ड। अब इधर आ जाओ। रिलैक्स्ड पॉजिटिव है, सबको पता है। नेचुरल पॉजिटिव है, एफर्टलेस पॉजिटिव, काम, कंफर्ट पॉजिटिव, ये याद रखने की जरूरत। बस लेबर्ड याद रखिएगा, लेबर्ड नेगेटिव वोकैब है। लेबर्ड का मतलब यार ये अंडर प्रेशर है, अंडर प्रेशर है ये, इस तरीके से आप लेबर्ड याद रख लेना। स्ट्रेस में है, टेंस में। क्लियर? मैं देखो आप लोग को ये भी बता रहा हूं वोकैबलरी का मीनिंग और कौन से सिनोनिम्स और एंटोनिम इंपॉर्टेंट है। जितना एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है मैं उतना ही बताऊंगा, जितना एक स्टूडेंट कर सकता है। ह्यूमन बीइंग तो है ही, लेकिन आप स्टूडेंट भी हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में हम इतना ही कर सकते हैं। कुछ एक आध अगर सिनोनिम एंटोनिम अच्छा आ जाए तो बस उसको अपन एक बार देख सकते हैं बस। और बार बार मैं आप लोगों को वोकैबलरी लेकर के आऊंगा तो आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। देखो कल पढ़ा था रेमिस, लैक्स और स्लैक, आज वापस से लिख दिया, याद हो गई होगी आपको। पूरा भरा नहीं है स्क्रीन को, जितना हो सकता है उतना लिख रहा हूं। आगे बढ़ जाते हैं। लैक्स, अरे यार लैक्स फिर आ गया। तो आज के पैसेज में भी लैक्स होगा, लैक्स आता हुआ। नॉट स्ट्रिक्ट और केयरफुल, तो लैक्स का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी चीज सुस्त है, लापरवाह है, स्ट्रिक्ट नहीं है, केयरफुल नहीं है, केयरलेस है, नेग्लिजेंट बहुत ज्यादा है, तो उसको पर लैक्स कहेंगे। तो कल हमने पढ़ा लैक्स, स्लैक्स, रेमिस, इनडिफरेंट। देखो इनडिफरेंट आ गया ना, वहां पर भी इनडिफरेंट था, ये देखो जहां इनडिफरेंट था वहां पे रेमिस, लैक्स और स्लैक लिखा था, यहां पर भी आ गया स्लैक, रेमिस और इनडिफरेंट। लीनियंट आपको पता है, नेग्लिजेंट आपको पता है, ये लो एक वोकैब आप फ्री हो गए एक वोकैब से। लैक्स सुपरविजन, सुपरविजन कैसी थी? बहुत ढीली सुपरविजन थी। अलाउड प्रोसीजरल एरर्स, तो इससे क्या हुआ? प्रोसीजरल एरर्स होने लग गई। टू एक्यूमुलेट अननोटिस, तो जो प्रोसीजरल एरर्स थी वो एक्यूमुलेट होती रही, इकट्ठी होती रही, जो कि अननोटिस रही, जिसको किसी ने नोटिस ही नहीं करा, क्योंकि सुपरविजन कैसा था? लैक्स था, सुस्त था। एंटोनिम स्ट्रिक्ट, विजिलेंट, डिलीजेंट, स्ट्रिंजेंट, मेटिकुलस। यहां पर एक मेटिकुलस वोकैब अच्छा है, इसको मैं निकाल देता हूं बाहर। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? बहुत सावधानी पूर्वक कोई काम करना। याद करिए एक और वोकैब अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको कहा था याद रखना, वेटिंग। वेटिंग भी मैंने आप लोगों को कहा था। एक और अपन ने पढ़ा था स्काउटिंग, स्काउटिंग, स्काउटिंग था, स्काउटिंग था, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, एक मिनट। जब भी शक हो चेक कर लो। हीरो, हीरोगिरी नहीं दिखानी चाहिए। नहीं नहीं, हाँ देखा, स्काउटिंग सही लिखा है मैंने, स्काउटिंग सही लिखा है। स्काउटिंग का मतलब था सर्च, सर्च करना, ऑब्जर्व करना। तो स्काउटिंग भी अपन ने पढ़ा था एक। स्काउटिंग का मतलब अपन ने सर्च करना, ऑब्जर्व करना पड़ा था। टैलेंट सर्च करना, डीआईडी वाले जाते हैं, इंडियन आइडल वाले जाते हैं, स्काउटिंग करते हैं, टैलेंट को सर्च करते हैं। वेटिंग का भी मतलब अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई कोई बहुत ज्यादा सावधानी से किसी भी चीज को एनालाइज कर रहा है, तो मेटिकुलस भी वहीं से निकला है। मेटिकुलस का मतलब भी बहुत सावधानी से किसी भी चीज को एनालाइज कर। क्लियर? याद रहेगा ऐसे आप लोगों को बस जितना हो सके उतना रिलेट करवाना है, जितना हो सके उतना रिलेट करवाना है आप लोग वोकैबुलरी को। आगे बढ़े, चलो। वे ऑन, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही आएगा। वे ऑन और वे इन दोनों को समझो, मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये फ्रेजल वर्ब है जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, मैं एक बार इसको यहां पर लिखना चाहूंगा। वे ऑन, अब देखो वे का कोई भी फॉर्म आ सकता है, वेगिंग भी आ सकता है, वेड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बस आप लोग को ना बेस फॉर्म एक बार ध्यान में रखना है। वे ऑन और वे इन दोनों में फर्क है। देखो ऑन को आप लोग रिलेट करोगे नेगेटिव से, क्यों? क्योंकि वे ऑन मतलब आप ये कह सकते हो प्रेशर ऑन, किसी के ऊपर प्रेशर डालना। वे इन का मतलब क्या होता है? वे इन का मतलब पॉजिटिव होता है। कैसे?
वेन का मतलब होता है ओपिनियन देना, है ना। वेन का मतलब होता है ओपिनियन देना। आप वेन को क्या बोलोगे? ओपिनियन देना। और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वे इनका मतलब ओपिनियन देना होता है, या आप ये भी कह सकते हो सलाह देना, राय देना, एडवाइस। आप लोग एडवाइस भी लिख सकते हो। और वे ओन का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर डाल। तो वे ओन का मतलब है टू बर्डन और ट्रबल समवन मेंटली और इमोशनली। तो प्रेशर से अच्छा मैं बर्डन लिख लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। बर्डन ओन, हाँ बर्डन ओन सही रहेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे जब भी वे ओन आएगा तो ये नेगेटिव है, मतलब आप किसी पे बर्डन डाल रहे हैं। और वे इन आएगा तो ये पॉजिटिव है, मतलब आप एडवाइस दे रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? बताइए, ध्यान रखोगे? आ जाओ। तो यहां पर ओन है मतलब बर्डन ओन, टू बर्डन और ट्रबल समवन मेंटली और इमोशनली, टू क्रिएट प्रेशर। वही बात है, प्रेशर क्रिएट करना। तो आप इसके सिनोनिम्स बर्डन याद रखोगे, ऑप्रेस मतलब दबाना, ट्रबल, एनकम्बर। यहां से एक वोकैब निकाल लो, एनकम्बर। एनकम्बर, एनकम्बर मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है। एनकम्बर का मतलब नेगेटिव, बोझ डालना, बर्डन डालना, ऑब्स्टेकल। डिस्प्रेस आप लोगों को पता ही है, नेगेटिव वोकैब है। क्लियर? इधर आ जाओ। रिलीव, रिलीव, हाँ रिलीफ मतलब पॉजिटिव। कंफर्ट आप लोग को पता है, ईज आप लोग को पता है। एलिवेट, एलिवेट। अब ये एलिवेट क्या है? एलिवेट, एलिवेट का मतलब है यहां पर कि कोई चीज को लेस इंटेंस करना। कोई चीज बहुत ज्यादा इंटेंस है, जैसे पेन बहुत ज्यादा इंटेंस है तो अपने पेन किलर ली, तो पेन क्या हो गया? एटीन्यूएट हो गया, मतलब एलिवेट हो गया। एलिवेट जिसमें ए आ रहा है, इसका मतलब किसी भी चीज को लेस इंटेंस करना, और ये पॉजिटिव वोकैब होता है। लिबरेट आप लोग को पता है, लिबरेट मतलब आजादी होती है। तो यहां पे एक वोकैब ये आपको बढ़िया मिल गया, जिसका मतलब है एलिविएट करना। कोई दिक्कत किसी को? तो वे ओन, ओन आते ही सर ने बताया नेगेटिव है, इन आते ही पॉजिटिव हो जाता है, एडवाइस देना, ओपिनियन देना, डिस्कशन करना भी होता है वे इनका मतलब। तो कुल मिलाकर के हमें वे ऑन, बर्डन ऑन, नेगेटिव कर देना है। ये रहे उसके कुछ सिनोनिम्स। द अनसर्टेनिटी ऑफ द वर्डिक, तो जो वर्डिक आया था उसकी जो अनसर्टेनिटी थी, अब वर्डिक की अनसर्टेनिटी, अब वर्डिक किस तरीके से आएगा, क्या होगा, तो जो अनसर्टेनिटी थी वर्डिक की, कंटिन्यू टू वे ऑन, तो वो कंटिन्यू प्रेशर डाल रही थी, बर्डन डाल रही थी द माइंड्स ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के माइंड के ऊपर कि क्या वर्डिक आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट वोकैबुलरी, डी रेगुलेशन। तो पहले आप लोग को रेगुलेशन को समझना पड़ेगा। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रेगुलेट करना, रेगुलेशन बनाना। तो जब रेगुलेशन बनेगा, रेगुलेट करोगे तो रूल्स बनेंगे, कुछ लॉज बनेंगे, कुछ कानून बनेंगे। अब मैंने वहां पे डी रेगुलेशन कर दिया, मतलब मैंने कुछ लॉज, कुछ कानून, कुछ स्ट्रिक्टनेस कम कर दिया, हटा दी। तो जब भी डी रेगुलेशन आता है तो स्ट्रिक्टनेस को हटाना, या आप कह सकते हो रेड टेप्स। रेड टेप्स एक इडियम है। रेड टेप्स का मतलब होता है कानूनी प्रोसीजर, लंबा चौड़ा जो कानूनी प्रोसीजर होता है उसको रेड टेप्स कहते हैं। तो कहा जा रहा है डी रेगुलेशन, द रिमूवल और रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस इन एन इंडस्ट्री टू अलाउ फ्री कंपटीशन। तो कोई भी कंपनी के अंदर या कहीं भी अगर गवर्नमेंट रूल्स और रेस्ट्रिक्शन को हटा रही है, कम कर रही है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? डी रेगुलेशन कहते हैं। लिबरलाइजेशन, आजादी, डी कंट्रोल करना, प्राइवेटाइजेशन करना, रिलैक्सेशन ऑफ कंट्रोल्स करना। सिंपल है। एंटोनिम में जाओगे, रेगुलेशन, कंट्रोल, सुपरविजन, रेस्ट्रिक्शन, ये सब इसके एंटोनिम हो गए। ये क्या है? नाउन है क्योंकि TION लगा हुआ है। अगर आप वर्ब बनाओगे तो डी रेगुलेट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल डी रेगुलेशन, जो फाइनेंशियल डी रेगुलेशन आया, फाइनेंशियल डी रेगुलेशन जो आया, स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट का मतलब होता है पुश करना, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, पुश या एनकरेज इनोवेशन। तो बोला जा रहा है जो फाइनेंशियल डी रेगुलेशन हुआ है वो एनकरेज कर रहा है इनोवेशन को, लेकिन ऑल्सो इंक्रीज सिस्टमेटिक रिस्क, लेकिन इससे सिस्टमेटिक रिस्क भी इंक्रीज हो रही है विद इन दी बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर।
दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये वोकैबलरी क्लियर हो गई होगी। लास्ट वोकैबलरी थी हमारी, बताइए क्लियर है क्या सभी को? ये था हमारा वोकैबलरी वाला पार्ट। क्या हो गया? अच्छा, हमारे बीच देखिए बैंकिंग जर्नी विथ रीना एक नाम की एक हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं। तो मैं इनका चैनल कभी कभी देखता हूँ, इनका चैनल है यूट्यूब पे बैंकिंग जर्नी विथ रीना। मतलब ये 12 घंटे लगातार स्टडी करती हैं, कभी 14 आवर्स, कभी 10 आवर्स, पूरा शेड्यूल बनाती हैं। आप भी मोटिवेट होंगे, एक बार देख सकते हैं आप, इनका ब्लॉग बनाते हैं। ये मैं इनसे रियल में भी मिला हुआ हूँ, श्री गंगानगर में मैं इनसे मिला था, एक इवेंट पे गया था, तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। बहुत हार्ड वर्किंग गर्ल है, आप एक बार देख सकते हैं इनका चैनल जरूर। ठीक है, मुझे तो इंस्पिरेशन मिलती है, मैं कभी कभी देखता हूं तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप आप लोग को वोकैबलरी वाला जो पार्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब सुनिएगा मेरी बात को। आज मैंने आपके लिए क्या करा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आज मैंने लिया है आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम हो गया था हमने इंडियन की इकोनॉमी को एनालाइज ही नहीं करा। हम यार मिनी इकोनॉमिस्ट है ना, अभी हम मिनी इकोनॉमिस्ट बने हुए हैं, तो हमें इंडिया की इकोनॉमी को तो एनालाइज करना है। कल हम डॉक्टर बने थे, उससे पहले हम बाहर किसी कंट्री में गए हुए थे, अब हम इंडिया में आ गए हैं। आज हम इंडिया की इकोनॉमी को एनालाइज करेंगे, क्या चल रहा है भाई। लेकिन आज मैंने आपके लिए देखो क्या कर दिया है, आप देख करके क्या होगे, अरे सर ये क्या चीज है, ये लो एक बार ये देखो। अब देखो ये है क्या चीज, मैं आपको ना, क्योंकि जब तक आपको मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा ना क्वेश्चन क्या है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा सर ये क्या बनाया आपने। देखो मैं बताता हूं क्या बनाया। कंसीडर दी फॉलोइंग वेरिएबल्स मेंशन इन दी पैसेज अफेक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सुनना, आपको यहां पे वेरिएबल्स दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। यहां पर ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। जैसे आपने देखा होगा मेंस में आप जाते हैं तो डीआई आती है, डीआई समझ में नहीं आती, सर डीआई में करना क्या था, या कोई पजल आ गई, पजल का पैटर्न ही समझ में नहीं आता क्या करना, ये वही है, ये वही क्वेश्चन है, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें करना क्या है। मैं बता रहा हूं, सुन लो। आज ये पहली बार इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपके सामने इंट्रोड्यूस करा है। इस टाइप का क्वेश्चन करने से आपका जो क्या कहते हैं, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना वो बढ़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एक एक्सरसाइज है, समझ लो। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि आपको हमने 3 वेरिएबल्स दिए हैं, ये अफेक्ट हो रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से। पहली बात क्या कह रहा है, ये अफेक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। ये लोग, ये तीनों प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, वो हम पैसेज में पढ़ेंगे कैसे कर रहे हैं। अब आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली कैटेगराइज दीज वेरिएबल्स बेस्ड ऑन करंट स्टेटस। अब आपको बताना है इन 3 वेरिएबल्स का करंट स्टेटस क्या है। करंट स्टेटस का मतलब क्या है, यहां पे बोला गया चाइनीज ओवर कैपेसिटी। तो क्या पहला वाला रिजोल्व हो गया है क्या? समझे बात को, क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आप लोग को यह बताना है, पैसेज पढ़ोगे जब आप, तो आप ये देखोगे क्या चाइनीज ओवर कैपेसिटी रिजोल्व हो गई है या पार्शली रिजोल्व हुई है, सॉरी, या पार्शली मिटिगेटेड, या पार्शली कम हुई है, या ऑनगोइंग रिस्क, अभी भी ओवर कैपेसिटी का रिस्क चल रहा है, या ये रिजोल्व हो गया पूरा, या फिर ऑनगोइंग रिस्क है, अभी भी इसके रिस्क है। ये है क्वेश्चन, समझे आप क्वेश्चन को। ऐसे ही जब आप ट्विन बैलेंस शीट स्ट्रेस पे आएंगे, तो पैसेज के अंदर ट्विन बैलेंस शीट के बारे में बताया गया होगा, फिर आपको देखना उसका करंट स्टेटस क्या है, पैसेज में क्या स्टेटस है उसका। तो ट्विन बैलेंस शीट का क्या स्टेटस है, क्या ये अभी भी रिस्क में है, या फिर हाँ अभी भी रिस्क में है, अभी भी रिस्क में है, या ये रिजोल्व हो गया है, या ये रिजोल्व हो गया है। ये है क्वेश्चन।
तो आप देखो, आप लोगों को जब जब चाइनीज ओवर कैपेसिटी दिखेगा आपको समझना है कि यार ये रिजोल्व हो गया है, अभी भी या थोड़ा बहुत कम हुआ है या अभी भी चल रहा है इसका खतरा, और इसके क्या हाल है, और फिर अनसर्टेनिटी ऑन ग्लोबल ट्रेड, इसके क्या हाल है। ये है क्वेश्चन। अब आप बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपने कहीं देखा है क्या? और ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा है आप लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा करना क्या ऐसा, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको पता है सर बस हमारे को 3 चीजों पे ध्यान देना है और देखना चाइनीज ओवर कैपेसिटी का क्या हुआ। चाइनीज ओवर कैपेसिटी क्या अब पॉजिटिव है, मतलब इसका स्टेटस पॉजिटिव है या इसका स्टेटस नेगेटिव है। सर ट्विन बैलेंस शीट स्ट्रेस का क्या हुआ, ट्विन बैलेंस शीट स्ट्रेस पॉजिटिव है या अभी भी नेगेटिव है, ये बस आप लोग को चेक करना है। ये है क्वेश्चन हमारा। आई बात समझ में? अच्छा, अब देखो पैसेज क्या कहता है, और ये पैसेज मैंने कहां से लिया भी बता देता हूं। पैसेज है कल की डेट का बिजनेस स्टैंडर्ड का। जब आप बिजनेस स्टैंडर्ड ओपन करेंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, बिजनेस स्टैंडर्ड में से मैंने ये आर्टिकल उठाया है इंडियन इकोनॉमी का। एक पैसेज ये रहा, दूसरा पैसेज ये रहा, इसके नीचे छुपा हुआ है, 2 पैसेज, 3 पैसेज और ये 4 पैसेज। 4 पैसेज आज आप लोग को पढ़ने हैं। ये जो मैंने बोल्ड में करा है इसमें एरर होगी कहीं ना कहीं। अब हम क्वेश्चन आंसर पहले कीवर्ड नोट डाउन कर लेते हैं, फिर मस्त अपना आराम से रीड करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों की क्वेश्चन देख करके नींद थोड़ी बहुत उड़ गई होगी, है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन समझ गए आप लोग। इधर आओ, देखो बेस्ड ऑन दी मैक्रो लेवल, आपको मैक्रो और माइक्रो लेवल पता होना चाहिए। मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, तो बड़े लेवल की बात हो रही है। बेस्ड ऑन दी मैक्रो लेवल डाटा प्रोवाइडेड इन दी पैसेज, जो डाटा पैसेज में दिया गया है उस डाटा के अकॉर्डिंग विच सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, इज लीस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली का मतलब फॉल्स, टू हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ 700 लिस्टेड कंपनीज मेंशन्ड। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है। यहां पर एक बार के लिए आप ही लीस्ट लाइकली हटाओ, एक बार के लिए हटाओ, ठीक है सर, ये हटा दिया। अब पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, सुन। कह रहा है कि 700 लिस्टेड कंपनी मेंशन करी है पैसेज में, 700 लिस्टेड कंपनीज हैं पैसेज में। अब आपको बताना है कौन सी आप एक्सक्लूड करोगे, उन 700 लिस्टेड कंपनी में से कौन सी आप एक्सक्लूड करोगे। तो आप 4 एक्सक्लूड कर सकते हो, एक एक्सक्लूड नहीं करनी। जो एक्सक्लूड नहीं करनी वही आंसर होगा, क्योंकि लीस्ट लाइकली पूछ रहा है। इसका मतलब जो हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते वो आंसर देना है। लीस्ट लाइकली लिखा है तो मतलब आप लोग को फॉल्स वाला आंसर देना। आई बात समझ में? क्वेश्चन समझे? 2 नेगेटिव मिलके क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। इसने कहा आपको एक्सक्लूड करना है तो हम 4 एक्सक्लूड कर देंगे। फिर जैसे हमने लीस्ट लाइकली पढ़ा, मतलब एक एक्सक्लूड नहीं होगी, वही आंसर। क्वेश्चन बहुत घुमा देने वाला क्वेश्चन है ये। अभी जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, अभी तो आपको लग रहा होगा कुछ भी। इधर ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इफ ट्रू, कह रहा है इसमें से कौन सी फाइंडिंग ट्रू हो जाए। फाइंडिंग्स का मतलब होता है कि कोई रिसर्च हुई, कोई स्टडी हुई, उससे पता चला। तो यहाँ पे रिसर्च स्टडी लिखी हुई है, देखो डाटा रिसर्च हुई होगी, रिपोर्ट ने ये कहा, स्टैटिक्स ये कहते हैं, एविडेंस ये मिले हैं, सर्वे ये हुआ। फाइंडिंग्स का मतलब ये होता है। तो फाइंडिंग्स हुई, अगर इसमें से मैं कौन सी एक फाइंडिंग है जो सच कर दूं, तो वुड मोस्ट सीरियसली अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब वीकेन कर देगा किसको, ऑथर के क्लेम को। अब ऑथर का क्लेम क्या है पढ़ लेते हैं। ऑथर का क्लेम है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर वुड क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ऑथर का क्लेम ये है कि अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, आपको पता है ना कैपेक्स जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो क्राउड इन का मतलब भीड़ आती है, कहां पर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। तो मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भीड़ आती है। ऑथर का क्लेम क्या है, ऑथर का क्लेम है गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो प्राइवेट वाले या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भीड़ आती है।
अब हमें इस क्लेम को क्या करना है, अंडरमाइन करना है। तो हम अंडरमाइन कैसे कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो भीड़ नहीं आती है, या गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना करने के बावजूद भी कोई भी नहीं आया, बस वीक करना है इसको। तो हम पढ़ लेंगे फिर आकर के वीक कर देंगे भाई इसको। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन दी पैसेज, पैसेज के ऊपर बेस्ड, इफ द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, देखा ट्विन बैलेंस शीट के ऊपर एक और क्वेश्चन आता हुआ, एक तो वेरिएबल वाला क्वेश्चन भी ट्विन बैलेंस शीट, एक और क्वेश्चन आ गया। कह रहा है अगर ट्विन बैलेंस शीट जो प्रॉब्लम है हैड नॉट बीन रिजोल्व, अगर वो रिजोल्व नहीं हुई होती तो इसका मतलब उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वहां पर प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है। देखो ये कह रहा है अगर नहीं हुई होती, इसका मतलब पैसेज में हो गई है, तभी तो हैड बोल रहा है ना, इफ लगा रहा है ना, मतलब प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है पैसेज में। कह रहा अगर नहीं हुई होती तो इसका मतलब ये है जो आपने पहला वाला क्वेश्चन देखा, कहां गया पहला वाला क्वेश्चन, इसके अंदर ट्विन बैलेंस शीट वाली जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हो गई होगी, बिना पढ़े अपन को आइडिया लग गया, लेकिन हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से पता लग जाएगा कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। तभी इसके ऊपर क्वेश्चन बना कि अगर वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई होती तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली आउटकम, तो क्या आउटकम आते। तो इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होगा, इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच ये होगा जहां पे ट्विन बैलेंस शीट लिखा हुआ है वो रिजोल्व हो गया है, तो हमारे को देखना है अगर वो रिजोल्व हो गया है तो उससे पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। तो जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट आए हैं उससे, अगर ये प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होती तो पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं हुए होते, उसको वापस से पीछे लेंगे, बस वही आंसर यहां पर आपको आकर के देना है। अगला क्वेश्चन देखो, दी ऑथर सजेस्ट दैट, ऑथर सजेस्ट कर रहा है क्या, प्रोग्रेस ऑन डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन पे जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं विल बी सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कहा जा रहा है वो एक सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। विच स्टेटमेंट मोस्ट स्ट्रॉन्गली सपोर्ट दिस प्रेडिक्शन, इस प्रेडिक्शन को कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम देख लेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है, तो इसका मतलब डीरेगुलेशन करने से प्रोग्रेस आ रही है, और किस वजह से आ रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लोग आ रहे हैं, तो कौन सा इसके साथ मैच कर रहा है ये हमारे को बताना है। पढ़ेंगे पैसेज फिर इस पे आ जाए, ये तो आप लोगों को पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को लेकर के आप लोगों को बताना है, और यहाँ पे क्या है, फ्यूचर पॉलिसी और रिफॉर्म्स को आपको यहाँ पर बताना है क्या चीजें सही होगी, फ्यूचर पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स। ये था भाई आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट, बढ़िया लगा। अब देखो तो होता है क्या क्या, मैं आप लोगों को टाइमर दे रहा हूं, उसको ऊपर कर देता हूं। हम्म, 1 मिनट रुको। एक मिनट रुकना। हाँ, ये लो। देख लो आप कितनी मेहनत लगती है आपका एडिटोरियल बनाने में, एक लाइक तो बनता है। अर्चना क्लास को स्टार्टिंग से देखो, कौन है, ए आर चंदन कुमार है।
मधुरिमा बासु एडिटोरियल के क्वेश्चंस मैं ही बनाता हूँ, बाकी क्लासेस के क्वेश्चन हम सब मिलके बनाते हैं। चलिए, हो गया, आ जाइए। देखिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव करना है और कुछ नहीं। कैसे करना है वो देखते हैं। द इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो। प्रोजेक्टेड टू ग्रो मतलब एक्सपेक्टेड टू ग्रो, मतलब ऐसा मानना है कि यार हाँ इतना ग्रो होगा। तो बोला जा रहा है इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7.4% दिस फाइनेंशियल ईयर एट कांस्टेंट प्राइसेस। अब ये कांस्टेंट प्राइसेस क्या है? कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी, है ना। इतना मैं सोचिए, आप लोग बस ये सोच लीजिए, हाँ भाई इस फाइनेंशियल ईयर पे हमारा जो इंडिया का इकोनॉमी है वो क्या करेगा? ग्रो करेगा 7.4% से, कंपेयर टू 6.5% इन 2024-25। लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना था? 6.5 था, अब कितना आ रहा है? 7.4 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव बात है। वन ऑफ दी अंडरलाइंग थीम्स, अंडरलाइंग का मतलब क्या होता है? जो जोड़ देने लायक थीम्स है, जो इंपॉर्टेंट थीम्स है। जैसे मैं आपको बताता हूं ना, ये वोकैबुलरी को अंडरलाइन कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे। तो बोला जा रहा है वन ऑफ द अंडरलाइंग थीम्स, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, उसमें से एक की बात हो रही है। अब वो एक क्या होगी, पढ़ते हैं। वन ऑफ द अंडरलाइंग थीम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी की कुछ अंडरलाइन थीम्स है, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है। अब उसमें से एक की बात कर रहा है, कोमा और कोमा हटा दो। वन हैज बीन सस्टेन्ड हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन इकोनॉमी की कुछ अंडरलाइन थीम्स हैं, बहुत सारी होंगी, उसमें से एक हैज बीन सस्टेन्ड, उसमें से एक है कि सस्टेन्ड करना हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। अब ये क्या चीज है मैं आप लोगों को बताता हूं, सुनिएगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये एक सिटी है, ये एक सिटी है, सिटी ए, ये एक सिटी है, सिटी बी, ठीक है, समझिएगा बात को। अब क्या होता है, सिटी और सिटी बी के बीच में हाईवे नहीं है। मान लो रोड्स हैं, टूटी फूटी रोड्स हैं, और वो रोड्स ऐसे यू 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 होती हुई होती फिर इससे मिलती है। और ए और बी के अंदर जो बिजनेस होता है बहुत होता है। जो चीजें ए में बनती हैं वो बी में पहुंचती हैं, और जो चीजें बी में बनती हैं वो ए में पहुंचती हैं। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी इन दोनों के बीच की दूरी को कम नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और जो ट्रैवल का जो तरीका है, जो ट्रांसपोर्ट का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा यार एक काम कर, यहाँ हाईवे बना, तो एक मस्त हाईवे बना। तो इन्होंने हाईवे बना दिया एक सीधा। अब एक तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम हो गया और कॉस्ट कम हो गई। अब एक कंपनी आई, उसने कहा एक काम कर, यहाँ पे मॉल बना दे मस्त बढ़िया, क्योंकि ए वाले बी में जाते हैं, बी वाले इधर जाते हैं। मॉल बना दे या कुछ ऐसी चीज बना दे जो चले। अब यहां पर जैसे ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट बिजनेसमैन है, जो उन्होंने देखा यार गवर्नमेंट यहां पर क्या बना रही है, हाईवे बना रही है, एक काम करो यहाँ ऑफिसेस बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ फटाफट। तो इससे क्या हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वालों ने भी यहाँ पे पैसा लगाया। गवर्नमेंट ने कहा लगाया, सिर्फ हाईवे पे। अब गवर्नमेंट थोड़ी ना मॉल बनाएगी, बिल्डिंग्स बनाएगी, तो गवर्नमेंट को जो बनाना चाहिए गवर्नमेंट वही बनाएगी। तो गवर्नमेंट ने हाईवे बना दिया। अब गवर्नमेंट ने पैसा डाला, तो ये हाईवे बनाने के लिए जो पैसा लगा उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कैपेक्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, उसका मतलब ये होता है रोड्स बनवाना। हाँ, गवर्नमेंट एक काम कर सकती है, पहले हाईवे बना दिया, चलो एक हॉस्पिटल सरकारी हम बना देंगे,
तो एक सरकारी हॉस्पिटल बना देना। सर इससे होगा क्या? इससे ये होगा, गवर्नमेंट ने जैसे ही हाईवे निकाला तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आ गई, प्राइवेट बिजनेसमैन आ गए। इससे क्या होगा, अब मान लो बिल्डिंग्स बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। हॉस्पिटल खोल दिया गवर्नमेंट ने, हॉस्पिटल में लोग काम करेंगे, लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बैंक खोल दिए, मान लो बैंक भी खुलेंगे, मान लो एसबीआई की ब्रांच खोल दी इधर और इधर। अब एसबीआई की जब ब्रांच खुलेगी तो आपकी वैकेंसी निकलेगी। तो इससे क्या होगा, ऑल ओवर जो हमारा जीडीपी है वो बूम हो जाएगा। कैसे बूम हो जाएगा जीडीपी? जब लोगों को काम मिलेगा, तो काम मिलेगा तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो बाहर खर्चा करेंगे, बाहर जाकर के खर्चा करेंगे, जितना खर्चा करेंगे, जितना कंजम्पशन होगा उतना जीडीपी बढ़ेगा। ये होता है कंसेप्ट। आई बात समझ में? ये इकोनॉमी का कंसेप्ट है। ये अगर आप मेरे साथ रेगुलर रहेंगे तो मैं आपको इतना तो इकोनॉमी सिखा ही दूंगा। अच्छा, तो अब यहां पर बात क्या हो रही है? यहां पर बात यह हो रही है कि भाई हमारा जो इकोनॉमी है वो 7.4% पे जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। अच्छा, और यहां पर ये कहा कि कुछ अंडरलाइंग थीम्स होती है, उसमें एक थीम ये भी है कि गवर्नमेंट से हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाना है, कि गवर्नमेंट से चीजें ज्यादा बनवा देनी। अगर गवर्नमेंट चीजें ज्यादा बना देगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाले भी आएंगे, चलो यार अब हम भी यहाँ पे बिजनेस करते हैं। तो पूरा का पूरा ये जो पैसेज है किस पे टिका हुआ है? ये टिका हुआ है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे। इसका थीम क्या होगा या इसका जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगा। हमें कैसे भी करके प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा? जब गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी तब। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिसाइड्स, अब देखो बिसाइड्स दो तरह के होते हैं। अगर मैं इसमें से एस हटा दूं तो बिसाइड का मतलब बगल में हो गया, नेक्स्ट टू हो गया। ठीक है। अगर मैंने बिसाइड्स लिखा हुआ है तो इन एडिशन टू, सपोर्टिंग, तो इसका मतलब ये है वन ऑफ द अंडरलाइंग थीम्स में से, जो अंडरलाइंग थीम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, उसमें से एक क्या है? हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर करवा देना है गवर्नमेंट से। इसी के साथ साथ इन एडिशन टू सपोर्टिंग द पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी, और इसी के साथ साथ जो पोस्ट पैंडेमिक है, पोस्ट पैंडेमिक मतलब पैंडेमिक खत्म हो गया, कोरोना गया, कोरोना के बाद आपको इकोनॉमिक रिकवरी पे भी ध्यान देना है। ठीक है। ओके, द आइडिया वॉज, आइडिया क्या है इसके पीछे? द आइडिया वॉज दैट, आइडिया ये है कि हायर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रैपिड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। देखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हाइयर रखना है और तेजी से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भी बनानी। दिमाग में नहीं, मैप में नहीं, फिजिकली बननी चाहिए। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वुड क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कहा जा रहा है, आइडिया ये है कि अगर गवर्नमेंट हाइयर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बनाएगी, तो ये बात कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खींचेगी। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन का आंसर मिलता हुआ आप लोगों को, वो जिसमें अपन को वीक करना था, गवर्नमेंट ऑथर का आर्ग्यूमेंट वीक करना था। अब इसको पढ़ लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज रिमेन टैपिड। कहा जा रहा है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है रिमेन टैपिड। टैपिड का मतलब ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, सुस्त था। फॉर सेवरल ईयर्स, काफी सालों तक ऐसा था, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट सुस्त था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था। लेकिन बट इट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखा, कहा जा रहा है लेकिन अगर आप लोग को सस्टेन करना है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ में ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म पे अगर आप लोग को सस्टेन करना है इकोनॉमी को, तो आप लोग को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एरर भी हो सकती है। तो आपको पता है देयर के बाद अगर वर्ब आती है तो आपको चेक करना पड़ता है वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपने देखा वर्ब सिंगुलर है तो आगे नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। इनिशियल साइंस है तो इनिशियल अगर साइंस है तो इसका मतलब ये है यहाँ पर आपको आर करना पड़ेगा। तो देयर आर इनिशियल साइंस ऑफ अ पिकअप इन पेस ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कहा जा रहा है यहाँ पर कुछ इनिशियल साइन है कि पिकअप आ रहा है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के पेस में। ये था पहला पैराग्राफ। बताइए आप लोग को क्लियर है क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट बताइए। अब जैसे ही आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा आपके माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर होना चाहिए। पॉजिटिव बातें हैं सर, क्या पॉजिटिव बातें हैं? कि देखो सर हमारी तो इकोनॉमी बूम कर रही है। फिर हमने कहा
कि यार इसके पीछे आइडिया क्या, इसके पीछे आइडिया ये है, ऑथर का ये मानना है कि सर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भाग के आएगा। लेकिन बट लगा था, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सॉरी कहा जा रहा है पहले से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो था वो सुस्त था, स्लो था। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि कुछ साइन ऐसे मिले कि पिकअप देखने को मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का भी। यहां पर जो रेट है या जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर की तरफ से जो पैसा आना है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, ऐसे कुछ साइंस मिले। अच्छा, जैसे ये पढ़ा आपको पता चल गया क्वेश्चन आया, चलो फटाफट उस क्वेश्चन पर चलो 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 क्वेश्चन पर चलो। ये रहा, अब बताओ मुझे आप इसका आंसर क्या होगा। पहले एक्सेस मिलने दो, फिर बताऊंगा वैलिडिटी एक्सटेंड कैसे करनी है। पहले एक्सेस तो मिलने दो, पूरी कोशिश है कल तक करवा दूं, अगर नहीं हुआ तो 7 दिन का टाइम पहले ही मांगा है। ऐसा नहीं कि फिर आप मुझे बोलने लग जाए, इसलिए मैंने 7 दिन का टाइम बोल दिया। वो तो मैं दिन रात एक करके कोशिश कर रहा हूँ। कल 13 तारीख है, कल पहली क्लास है, कल तक मैं आप लोग को एक्सेस दे दूँ। पर फिर भी अगर कल तक नहीं मिले तो देखो मैंने पहले ही 7 दिन मांग लिए हैं, क्योंकि मैं मैनुअली कर रहा हूँ हर एक प्रोसेस। वो थोड़ा ध्यान रखना, मेरे ऊपर मत आ जाना भाई, आपको मैं बता नहीं सकता मेरी क्या हालत है। हाँ भाई आ जाओ, देखो सुनो क्या है। सर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करी थी, हाँ उससे भीड़ आएगी। हाँ कौन सी भीड़ आएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की। इसके इस क्लेम को गलत कर, कैसे गलत करेंगे समझते। डाटा शोइंग दैट फॉर एवरी वन स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस बाय 15%। सुनना ये क्या कह रहा है, कह रहा है अगर गवर्नमेंट 1 रुपया खर्च करेगी तो प्राइवेट सेक्टर का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब आने जाने का कॉस्ट, वो 15% से घटेगा। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भीड़ आ सकती है। भाई आ जाएगी भीड़, देख लो कहाँ है वो, अपने डायग्राम कहाँ गए, ये रहे अपने डायग्राम। अब देखो पहले टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, तो इनका जो प्राइवेट वालों का ट्रक निकलता था वो ट्रक यूं होते होते जाता था, है ना, ट्रक यूं जा रहा है, ट्रक यूं जा रहा है, फिर पहुंच रहा है। अभी जैसी रोड बन गई, ये ट्रक इतना जो घूम के जाता था, पेट्रोल बचेगा, तो 15% से कम हो गया। तो यार ये तो अच्छी बात हो गई, हमें तो क्लेम को गलत साबित करना है या क्लेम को वीक करना है, इससे तो क्लेम और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, हटा इसको, ये पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव जा रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। A report indicating that government borrowing to fund capex has raised interest rates so high। कहा जा रहा है एक रिपोर्ट ने इंडिकेट करा कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है फंड को, बोरोविंग टू फंड, बोरो कर रही है मतलब उधार ले रही है, टू फंड, फंड करने के लिए, किसको, कैपेक्स को, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को। हैज रेज्ड, वो बढ़ा रहा है क्या, इंटरेस्ट रेट, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है। ओके सो हाई, अच्छा सो हाई, तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो रही है। दैट प्राइवेट फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड लोन्स फॉर देयर ओन एक्सपेंस, तो जो प्राइवेट फर्म्स है वो अब वो लोन अफोर्ड ही नहीं कर पाती। ये भी बात सही है, अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर देगी तो प्राइवेट वालों को दिक्कत आ रही है, तो प्राइवेट वालों को दिक्कत आ रही। क्लेम क्या था, क्लेम ये था गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, प्राइवेट वालों के मजे हो जाएंगे। यहां पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कैपेक्स खर्च कर रही है, प्राइवेट वालों को लोन अफोर्ड नहीं हो पा रहा, लोन लेने में दिक्कत आ रही है, प्राइवेट वालों का नुकसान। तो जहां प्राइवेट वालों का नुकसान, वहां पर ये हो गया अंडरमाइन, वहां पर ये हो गया वीक, मतलब बी आंसर आ सकता है दोस्तों। एक बार और ऑप्शंस पढ़ लेता हूं, क्लियर कर देता हूं कंसेप्ट। स्टैटिक्स शोइंग दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज हिस्टोरिकली लैग बिहाइंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बाय एग्जैक्टली 2 ईयर। अब सुनना, स्टैटिक ये शो करते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो हिस्टोरिकली मतलब काफी पहले से लैग कर रहा है, वो बिहाइंड, वो पीछे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बाय एग्जैक्टली 2 ईयर, मतलब जितना गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है उससे पीछे ही चल रहा है वो इन्वेस्टमेंट। हमें बताना है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट तो उनको फायदा होगा। यहाँ पे फायदा नहीं, यहाँ पर बताया जा रहा है कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो सी आउट ऑफ द बॉक्स है, सी को हटा दो। एविडेंस दैट द ऑयल एंड गैस सेक्टर इज हेवीली सब्सिडाइज्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये तो अच्छी बात है, अगर ऑयल और गैस सेक्टर को हेवीली सब्सिडाइज मिलेगा तो प्राइवेट वालों के तो मजे हैं, तो ये तो पॉजिटिव बात है, हमें तो नेगेटिव आंसर देना है। A survey revealing that corporate leaders prioritize political stability over infrastructure quality।
तो कहा जा रहा है कि यार वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसी कोई बात नहीं है, पैसों की बात है, खर्चा करना था। तो बी आंसर है, बी इसको वीक कर देगा। क्या यहां तक क्लियर है बताइए। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? अभी देखिए डाउट मत पूछिए, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं अलग फॉर्म में चल रहा हूं यार, तुम देखो तो क्या फॉर्म है अपनी। बाद में लास्ट में आप लोग डाउट पूछिए। बी आंसर है इसका, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया कैसे? देखो, अंडरमाइन करना था, वीक करना था ऑथर का क्लेम। ऑथर क्लेम क्या है भाई? ऑथर का क्लेम है तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, प्राइवेट वाले भाग के आएंगे। तो मतलब प्राइवेट वालों का फायदा है तभी भाग के आएंगे। हमने कहा प्राइवेट वालों का नुकसान का है, ये देखो ये रहा प्राइवेट वालों का नुकसान, ये ले। तो जहां नुकसान वहां ये क्लेम इसका वीक पड़ गया, यहां पर क्लेम इसका वीक पड़ गया बी पे। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। चलते हैं आगे। A study of over 700 listed companies, एक और क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता होगा। ठीक है? अरे भाई एक बात बताओ, सबको वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कहीं ऐसा तो नहीं है मैं ही लगा हुआ हूं? वापिस से आ रहा हूं, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करना, मेरी एडिटोरियल की जो प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, उसको स्टार्टिंग से देख लेना। लगभग हर एक एडिटोरियल में मैं ऐसा क्वेश्चन जरूर लेकर आता हूं जिसमें वीक और स्ट्रेंथन करना होता है। बहुत शानदार क्वेश्चंस होते हैं, इससे आपकी क्रिटिकल रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। मैं सच कह रहा हूं, क्रिटिकल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेंथन और वीकन। और यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा लेवल है। अगर आप ये सीख लोगे तो आपको एग्जाम के क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे, या मॉक टेस्ट के भी क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। यहाँ पर मैं आपको हर एक लॉजिक देता हूं, ठीक है? चलो भाई चलो। हाँ भाई यहां तक तो हमने पढ़ लिया, ऑल ओवर सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ साइन गिनाएगा हमारे को, चलो साइन गिनाओ हमारे को, क्या क्या साइन है, पिकअप के साइन गिनाओ। आई स्टडी ओवर 700 लिस्टेड कंपनी, 700 लिस्टेड कंपनी के ऊपर एक स्टडी हुई है। ये और ये हटा दूं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वो स्टडी शो कर रही है क्या? डेट देयर कंबाइंड फिक्स एसेट इंक्रीज बाय 13.1% ईयर ऑन ईयर। अच्छा, उनका अगर कंबाइंड फिक्स एसेट अपन निकाले तो 13.1% से बढ़ा है साल दर साल। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, पहले फाइनेंशियल ईयर के हाफ में, द फास्टेस्ट पेस इन 6 ईयर, 6 साल में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पेस मिली है। मतलब पहला जो फाइनेंशियल ईयर का हाफ है जो पहला, उसमें 6 साल से ज्यादा यहाँ पर हमारे को फास्टेस्ट रिकवरी या ग्रोथ देखने को मिली है। ये हो गया खत्म। अब अंदर की बातें पढ़ ले। क्या था? कह रहा है इसमें बैंक एक्सक्लूड है, बैंक शामिल नहीं है, फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल नहीं है, इंश्योरेंस शामिल नहीं है, और ऑयल एंड गैस कंपनी शामिल नहीं है। एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद आंसर करोगे। पहले आप ये पढ़ लो, क्या क्या एक्सक्लूड है, पढ़ लिया। अब आप मुझे इसका आंसर दो। क्वेश्चन का लेवल देखो तुम। यार अपने एडमिन कहाँ है? हिमेश झा को टाइम आउट देना एडमिन। जब मैंने बोला मैं लास्ट में बताता हूं, तो भाई लास्ट में आप डाउट पूछो ना अपने। क्या बात है, अब आया समझ में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप लोग को एक्सक्लूड करना है 700 लिस्टेड कंपनीज में से। तो देखो 700 लिस्टेड कंपनी में से इन्होंने क्या क्या एक्सक्लूड कर रखा है। देखो इन्होंने बैंक को, फाइनेंशियल सर्विस को, इंश्योरेंस को, ऑयल एंड गैस को। अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ते एग्जाम में, तो देखो एक्सक्लूड ये भी हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस भी हो रहा है, ऑयल भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो 4 आंसर थोड़ना होता है। इसने कहा लीस्ट लाइकली, मतलब वो ऐसा कौन सा है जिसको हम एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो रिटेल कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर को एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका आंसर सी होगा। देखा क्वेश्चन, डबल नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। बाकी सबको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम सी को एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे। ये था क्वेश्चन। अगर ये अकेले क्वेश्चन आप करते ना, आप अपने बाल नोच लेते। तो अभी मैं आपके सामने खड़ा, और ये पहली बार मैं 2 क्वेश्चन ऐसे लाया। धीरे धीरे देखना, मैं इसको भी नॉर्मल कर दूंगा। बाकी क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो ही गए, ये भी कर दूंगा।
द इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वो सब्सटेंशियली मतलब अच्छे खासे हायर वंस कंपनी इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर वाज इंक्लूडेड। कह रहा है प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो सब्सटेंशियली हायर, वो बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो सकता है अगर एक बार जो कंपनीज हैं ऑयल और गैस सेक्टर में वो भी अगर अपन इंक्लूड कर दे तो। द इकोनॉमिक सर्वे हैड ऑल्सो, कोई इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, हैड मतलब पहले हो चुका है, तो कहा जा रहा है द इकोनॉमिक सर्वे हैड ऑल्सो, जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था वो भी यहां पर हाईलाइटेड करके गया था कुछ साइंस किसके, ऑफ अ पिकअप इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसने भी ये बताया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कुछ पिकअप आ रहा है। ले भाई एक और क्वेश्चन आ गया। एट अ मैक्रो लेवल इट अंडरस्टूड दैट द शेयर ऑफ ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल, बहुत ध्यान से सुनना, कहा जा रहा है ये अंडरस्टूड क्या, अंडरस्कोर्ड का मतलब हाईलाइट करना, जोर देना। तो इट एम्पेसाइज्ड दैट, जोर दे रहा है कि जो शेयर है, किसका शेयर, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो जीएफसीएफ का जो शेयर है इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वॉज एट 30.5%, वो 30.5% है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025-26 कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक एवरेज। प्री पैंडेमिक एवरेज इतना चलता था, अब इतना है, मतलब बढ़ गया है। हाउएवर देखो पॉजिटिव बात, बढ़ गया, हाउएवर क्या कुछ नेगेटिव बोलेगा, टू सस्टेन हायर इकोनॉमी ग्रोथ जीएफसीएफ विल नीडेड टू सब्सटेंशियली इंक्रीज। कह रहा अगर आपको हायर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो भाई इसको और बढ़ाओ, 30.5 तक तो आ गया, और बढ़ाओ इसको। तो ये था हमारा पहला स्लाइड। बताइए पहली स्लाइड आप लोग को कैसी लगी। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। पॉजिटिव बातें कुछ सेक्टर्स को हटाया, जोड़ देता हूं और बड़ा हो जाएगा, सारा पॉजिटिविटी से भरा हुआ आपका ये पहला स्लाइड। अब आपके सामने मैं आ रहा हूं दूसरी स्लाइड लेकर के। ये रही दूसरी स्लाइड। टाइमर दे देता हूं, इसको फटाफट पढ़ लो क्योंकि ये एक ही पैराग्राफ है। चलिए 1 मिनट होता है इसके लिए, रीड करते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज बीन कॉन्स्ट्रेंड बाय, अच्छा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है कॉन्स्ट्रेंड बाय मतलब रुका हुआ है, दिक्कत आ रही है उसको, बाय सेवरल फैक्टर, अच्छा कुछ फैक्टर्स हैं ओवर द ईयर, कुछ सालों तक कुछ दिक्कतें आ रही है, इस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रुका हुआ। क्या दिक्कत है भाई, कह रहा है बोथ बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स वर सीवियरली स्ट्रेन्ड इन द ईयर्स फॉलोइंग द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। कह रहा है जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब से दोनों की जो बुक्स हैं, बैलेंस शीट है, वो काफी स्ट्रेन थी। स्ट्रेन का मतलब ठीक नहीं थी, अंडर प्रेशर थी। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, पार्शियली ड्यू टू एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट एंड लैक्स लैंडिंग स्टैंडर्ड। कहा जा रहा है पार्शियली कुछ हद तक, या तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हो गया हो, या फिर जो लैंडिंग स्टैंडर्ड्स थे, मतलब कैसे उधार देना है क्या देना है, वो लैक्स थे, मतलब वो लीनियंट थे, स्ट्रिक्ट वहां पर इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशंस नहीं थे, तब जाकर के ये लफड़े हो गए। बैंकिंग और कॉर्पोरेट की जो बैलेंस शीट थी वो सही नहीं थी। अच्छा, इट टुक मैनी ईयर्स टू एड्रेस दिस ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। सॉरी, पानी कल ही पढ़ा पानी का अपन ने। क्या कहा जा रहा है,
यहां पर ये बोला जा रहा है कि इट टुक मैनी इयर्स, का बहुत साल लग गए इसको एड्रेस करने में, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को। बोथ बैंक एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट आर नाउ करंट स्टेटस इज एक्सीलेंट शेप, मतलब अभी वो रिजोल्व हो चुका है। स्टेटस का भी क्वेश्चन आ रखा है, तो मतलब यार अभी ये जो बैलेंस शीट प्रॉब्लम है ये सोल्व है। ओके, द पेंडेमिक ऑल्सो डैम्पेन कॉन्फिडेंस फॉर अ ईयर फॉर अ फ्यू ईयर्स। तो पेंडेमिक ने क्या करा था, डैम्पेन गिरा दिया था कॉन्फिडेंस फॉर अ फ्यू ईयर, कुछ साल के लिए, एंड अफेक्टेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हुआ था। अब ये हमारे को फैक्टर्स बता रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों अफेक्ट हुआ था। अच्छा, अमंग अदर्स बिग रीजंस अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन वर द अनसर्टेनिटी ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड एक्सेस कैपेसिटी इन चाइना। अब सुनना, कह रहा है इसके अलावा और भी रीजन है। क्या रीजन है भाई बता। अनसर्टेनिटी है किसमें, ग्लोबल ट्रेड में, और एक्सेस कैपेसिटी है चाइना की, चाइना की कैपेसिटी ज्यादा, चाइना का माल ज्यादा है। रीसेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स विद द यूरोपियन यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट अमंग अदर हैव ब्रोट अ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। ये ले भाई, ये सर्टेनिटी की डिग्री लेकर आया है। कौन सर्टेनिटी की डिग्री लेकर के आया, सुनिएगा। सर्टेनिटी की डिग्री लेकर के आया है ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो एक बार उस क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे साथ फटाफट। देखो, अनसर्टेनिटी ऑन ग्लोबल ट्रेड टू सर्टेन डिग्री, उसने क्या कहा, सर्टेन डिग्री ऑफ क्या कहा था उसने, एक मिनट रुको, ट्रेड को लेके क्या कहा है, ट्रेड को लेके कहा है सर्टेनिटी, ब्रोटा डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब सब कुछ पता है, अनसर्टेनिटी मतलब कुछ नहीं पता, सर्टेनिटी मतलब पता है हमारे को, इसका मतलब पॉजिटिव बात है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ट्विन बैलेंस शीट है ये तो पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है और इस पे हमारे को सर्टेनिटी की डिग्री मिल गई है, तो क्या मैं इसको भी पॉजिटिव मान सकता हूं, मान सकता हूं। अब इधर आओ मेरे साथ, ऑप्शंस में आओ। देखो पहले वाले को भी छोड़ दो, तुम पहले बताओ कि ट्विन बैलेंस शीट तो पॉजिटिव है, कंफर्म हो गया, हाँ हो गया। तो सेकंड इधर है, सेकंड इधर है, सेकंड इधर है, और सेकंड इधर है, और सेकंड इधर है। क्या ऑनगोइंग रिस्क बोल सकता हूं, नहीं। क्या ऑनगोइंग रिस्क बोल सकता हूं, नहीं। नहीं, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, क्योंकि दोनों में रिजोल्व लिखा हुआ है। अब इधर बताओ, अनसर्टेनिटी ऑन ग्लोबल ट्रेड, तो ग्लोबल ट्रेड हमने एग्रीमेंट कर ली है, एग्रीमेंट कर लिए तो क्या लेकर के आया, कुछ डिग्री लेकर के आया सर्टेनिटी की, मतलब ये भी पॉजिटिव हो गई। हाँ, अब देखो पार्शियली मिटिगेटेड ले भाई, यहां से तो अपन इसको बना ही नहीं सकते, ये दोनों ही सेम है। अब आपका आंसर आएगा यहीं से, क्या ये रिजोल्व हो गया या ये अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब हमें ओवर कैपेसिटी को ध्यान से पढ़ना है। आ जाओ, ओवर कैपेसिटी को ध्यान से पढ़ते हैं। थोड़ा पूरा पढ़ लेता हूं तब पता चलेगा कि ओवर कैपेसिटी है या नहीं है। अरे वाह, ओवर कैपेसिटी रिमेन, कह रहा है लेकिन द रिस्क एसोसिएटेड विद चाइनीज ओवर कैपेसिटी रिमेन। तो मतलब चाइना की जो ओवर कैपेसिटी है वो अभी भी बनी हुई है। तो इसका मतलब अब हमारा आंसर क्लियर है, आंसर ई आ जाएगा, ऑनगोइंग रिस्क, इसकी रिस्क अभी भी चल रही है। ये था हमारा क्वेश्चन। बताओ कैसा लगा आप लोग को क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल बताओ दोस्तों। क्या आपने ऐसा क्वेश्चन पहले कभी देखा है? और ये मत सोचिएगा कि मैं शेखी मारने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बना रहा हूं, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। शेखी में तब मारता ऐसा टफ क्वेश्चन बना दूं जो सॉल्व ही ना हो। ये क्वेश्चन डुएबल है, बस ये क्वेश्चन के ऊपर चैलेंज ये है आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है बस। और अगर आपने देखा हो तो एसबीआई क्लर्क मींस में क्या हुआ था, एसबीआई क्लर्क मींस में मैच दी कॉलम आ गया था जिसमें पूछ लिया था इस यूनिवर्सिटी ने क्या रिसर्च करी है, इसने क्या रिसर्च करी है। और एक ऐसा भी क्वेश्चन आ गया था कि आप हमारे को बताइए कि ये जो हमने पैसेज के अंदर बोला इससे रिलेटेड कौन कौन से सिनेरियो है। जिन स्टूडेंट ने एसबीआई क्लर्क मींस दिया उनको पता है, उनसे ये पूछा गया कि पैसेज में मेंशन है, अब बताइए इस सिचुएशन से कौन कौन से सिनेरियो मैच करते हैं। ऐसे क्वेश्चन तक एग्जाम में आ गए। तो इसका मतलब पूरा रीडिंग का खेल है और रीडिंग ऐसे ही हो पाएगी। अब देखो बिल्कुल भी टफ नहीं लगा, समझ में आ गया। बस पैटर्न ऐसा था कि हम घबरा सकते थे एग्जाम में, लेकिन हाँ अगर हमने ऐसे न्यू पैटर्न कर रखे हैं तो इसका मतलब हम एग्जामिनर में जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको हमेशा कहता हूं न्यू पैटर्न एग्जाम में आएंगे, लेकिन अगर आपने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं खुद से तो आप लोग घबराएंगे नहीं, एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मुझे कोई ऐसे क्वेश्चन करा रहा होता तो मतलब मेरे को ऐसा लगता कि यार
यही चीज की कमी थी जो हमें चाहिए थी। नॉर्मल क्वेश्चन आंसर तो सभी करा रहे हैं, आप लोग कर भी लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि एग्जाम में हमें अलग तरीके से सोचना होता है, और वो अलग तरीके से जब हम सोचेंगे खुद, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब जाकर के एग्जाम और प्रैक्टिस इक्वल लेवल पर आएगी। अभी क्या होता है, हम प्रैक्टिस को छोड़ कर देते हैं, एग्जाम को छोड़ आ जाता है, फिर वो मीन्स निकलता नहीं है, कभी कभी प्री भी नहीं निकलता। तो उन चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए हमें अभी से ये लेवल बना के चलना पड़ेगा। एक टाइम आएगा आपको क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लगेंगे। चाइना विल कंटिन्यू पुशिंग गुड्स इनटू ग्लोबल मार्केट, कह रहा है चाइना कंटिन्यू पुश कर रहा है गुड्स को ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, इंडिया में भेजे जा रहा है सामान। एंड दिस कुड वे ऑन मतलब बर्डन डाल रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे। अब मान लो कोई चीज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लो मोबाइल पकड़ लेते हैं, मान लो मोबाइल है, अब मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, वो सोचे यार हम ऐसा मोबाइल बनाते हैं, उसमें ये भी दे देते हैं, ये भी दे देते हैं, हम प्राइस रखते हैं उसकी 20,000। फिर उसी के बोर्ड मेंबर में से एक बोलेगा चाइना 10,000 में दे रहा है, क्या करेगा? और चाइना का मार्केट भी बहुत बड़ा है, क्या करेगा? तो फिर वो कहता है चल छोड़, मोबाइल बनाने नहीं, हटा हट। फिर वो क्या करता है, अपना प्लान कैंसिल कर देता है। यही तो हो रहा है यहाँ पे, यही कहा जा रहा है, कहा जा रहा है चाइना विल कंटिन्यू पुशिंग गुड्स, वो लगातार अपने गुड्स को ग्लोबल मार्केट में पुश कर रहा है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और दिस गुड, इसकी वजह से वे ऑन बर्डन पड़ रहा है इन्वेस्टमेंट के डिसीजन पे। बेचारा वो पूरी रात बैठ के पीपीटी बना के लाया, बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं, जो प्रोजेक्टर पे दिखा रहा है, देखो मोबाइल 20,000 का, ये भी देंगे, ये भी देंगे। एक उठा 10,000 में चाइना वाला दे रहा है, वही रिमोट फेंक के चले गया, तुम कर लो, तुमको जो करना है, मैं तो नहीं कर रहा। तो ऐसे डिसीजन बिगड़ रहे हैं चाइना की वजह से। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज होवरिंग अराउंड, सुनना, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है, वो होवरिंग, वो घूम रही है अराउंड 75%। कैपेसिटी कितनी? आप 100, चलो मान लो 100 आप कैपेसिटी किसी की नहीं निकाल सकते, आप उसकी 90 तो निकालो, 85 तो निकालो उसकी कैपेसिटी, अरे 80 तो निकालो। कह रहा है 75% पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है, बट इन द करंट एनवायरमेंट कंपनीज में प्रेफर टू सी इट राइज फर्दर बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ बिग वे। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हम कह रहे हैं यार तुम्हारी फैक्ट्री में इतने लोग हैं, कैपेसिटी 75 आ रही है, इसको बढ़ाओ तभी पैसा देंगे। तो ये भी एक रीजन है। यहाँ पर हमारे को सारे रीजन वो बताए गए, वो फैक्टर्स बताए गए कि क्यों प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट रहा, वो सारे रीजन है। आगे आपको याद है क्वेश्चन आएगा एक, भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे हमारे को बताओ कौन कौन से फैक्टर्स सही हैं गलत है, वो इसी पैसेज में से निकलेंगे। अब इसको बनाओ आप लोग फटाफट, फिर अपन क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। चलिए भाई, वाई देर आर इनिशियल साइन ऑफ इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हालांकि यहां पर इनिशियल साइंस तो हैं कि इंक्रीज हो रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन द स्टेप अप नीड्स टू बी सपोर्ट, लेकिन स्टेप अप नीड्स मतलब फिर भी यहाँ पे भाई कुछ तो सपोर्ट चाहिए होगा। द गवर्नमेंट स्टेप अप मतलब भाई स्टेप अप नीड्स कि भाई स्टेप अप ही है ना, हाँ, कि भाई आगे बढ़ने के लिए जो भी जरूरत है वो तो यहाँ पे चाहिए होंगी, सपोर्ट तो चाहिए होगा, आगे बढ़ाना इनको। तो द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल रिफॉर्म मेजर्स, गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म मेजर्स भी यहाँ पर लिए इन रिसेंट मंथ में। इट विल बी क्रिटिकल दैट द मोमेंटम कंटिन्यू, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी थे, क्रिटिकल मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी भी थे अगर आप इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो। गवर्नमेंट कमिटीज आर वर्किंग ऑन डीरेगुलेशन, गवर्नमेंट की जो कंपनी है वो डीरेगुलेशन पे वर्क कर रही है, काम कर रही है। डीरेगुलेशन का मतलब थोड़े हम
या रूल्स हटाते हैं, थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस हटाते हैं, थोड़ा कंपनी को ग्रो करने देते हैं, वो सब पॉसिबिलिटी, जो भी पॉसिबिलिटी उनकी बन सकती है। एंड प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट कहा जा रहा है। और इस फ्रंट पे अगर प्रोग्रेस आई, दिस फ्रंट कौन सा फ्रंट, ये डीरेगुलेशन वाला कह रहा है। अगर इस फ्रंट के ऊपर, ये जो डीरेगुलेशन तुम करने की सोच रहे हो, अगर इस फ्रंट के ऊपर अगर प्रोग्रेस आई, ये अगर डीरेगुलेशन हो पाया, तो विल बी अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ओवर द मीडियम टर्म। तो कहा जा रहा है इसका एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ेगा, या ये सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है, मतलब एक साइन है। ये क्या करेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा। फर्दर, वाइल इंडिया हैज शोन ओपननेस टू ट्रेड इन रिसेंट मंथ, हालांकि इंडिया जो है वो ओपननेस दिखा रहा है कि हम ओपन है, ट्रेड कर सकते हो, हम कुछ मना नहीं करेंगे। एफर्ट्स नीड टू गो मच बियॉन्ड सेलेक्ट ट्रेड एग्रीमेंट्स, और जो एफर्ट्स हैं उनको जरूरत है कि वो जो भी तुमने ट्रेड एग्रीमेंट सेलेक्ट करा है उसके बियॉन्ड जाओ भाई, और आगे जाओ, और पुश करो खुद को। इट मस्ट बी रिकॉल्ड, इट मस्ट बी रिकॉल्ड मतलब it must be recalled that export or external demand can be a big driver of investment and growth. It must be recalled मतलब ये must be recalled मतलब ये हमें पता होना चाहिए, या इससे हम अवेयर होने चाहिए कि जो एक्सपोर्ट्स है और जो एक्सटर्नल डिमांड है कैन बी अ बिग ड्राइवर, वो एक बिग ड्राइवर बन सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, दिस विल रिक्वायर सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट, इसके लिए दिस विल रिक्वायर सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट, इसके लिए एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। किसमें, कस्टम रिजाइम में। तो देखो ये जो कस्टम है इसका मतलब होता है रिचुअल्स, इसका मतलब होता है त्योहार, आप कह सकते हो, ट्रेडिशन कह सकते हो, रीति रिवाज, कस्टम। लेकिन यहां पर बात हो रही है कस्टम्स की, तो कस्टम्स आएगा। ये एक नाउन की एरर है जो एग्जाम में जरूर आती है। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है इन दी कस्टम्स रिजाइम एंड ड्यूटी। आगे बढ़ते हैं। देखो रिजाइम्स नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कस्टम्स का रिजाइम एक ही होगा, इसलिए रिजाइम्स मत करना इसको। अब आगे क्या बोला जा रहा है, देयरफॉर, इसीलिए, देयरफॉर मतलब इसीलिए, हाउ द रीसेंट एक्सेलरेशन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कहा जा रहा है इसलिए, हाउ द रीसेंट एक्सेलरेशन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज सपोर्टेड विल बी क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग इंडियाज ग्रोथ पाथ ओवर द मीडियम टर्म। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इसलिए, हाउ मतलब कैसे, जो रिसेंट एक्सेलरेशन आया है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में उसको आप सपोर्ट करते हो। अभी रिसेंट एक्सेलरेशन आया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ा है, अब आप इसको कैसे सपोर्ट करोगे, विल बी क्रिटिकल, वो चीज इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करने में कि इंडिया का जो ग्रोथ पाथ है वो कैसा रहेगा मीडियम टर्म में, मतलब शॉर्ट टर्म में। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ये था हमारा आज का कंप्लीट एडिटोरियल। तो कंप्लीट एडिटोरियल का जब अपन समरी करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा, समरी करने पर हमें ये समझ में आएगा कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे। वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब आएगा, ये सारी दिक्कतें जब आप दूर करोगे तब आएगा। चलिए भाई, बहुत तगड़े क्वेश्चंस आज की क्लास के, पहला दूसरा तुम निपटा चुके हो, तीसरा भी तुम निपटा चुके हो, चौथा क्वेश्चन इसको बनाओ। देखिए आरसी के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, अभी एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में बताता हूं, या चलो अभी बता देता हूं, बात छिड़ी है तो ये आपके काम की बात है इसलिए बता रहा हूं। देखो अगर आप लोग को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करना है, रीडिंग मान लेता हूं मैं आपको, रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी, तो देखो मेरा एडिटोरियल आपको पता है किस लेवल का है, तो ये एडिटोरियल आपको रोज करना है। अब ऐसा तो है नहीं आपने आज एडिटोरियल करा, आपको सारे क्वेश्चन आ गए, सब आ गया, तो फिर क्लास लेने का मतलब ही नहीं, फिर इंग्लिश इतनी टफ होती भी नहीं। इंग्लिश है कि आप थोड़ा थोड़ा करो लेकिन डेली करो, मंडे टू फ्राइडे तो करो। मैं मंडे टू फ्राइडे ही एडिटोरियल लेता हूं, मैं सैटरडे संडे नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे एडिटोरियल में ये मान करके चलो 3 क्लास मिला करके एक एडिटोरियल की क्लास मेरी होती है, इतना एफर्ट लगता है। तो मैं मंडे टू फ्राइडे जो एडिटोरियल ले रहा हूं वो करो। पेड बैच के अंदर मैं रीडिंग को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवा रहा हूं, एक पैराग्राफ को कैसे तोड़ना है, एक सेंटेंस को कैसे तोड़ना है, रीडिंग जीरो से अगर करनी है तो मैं आप लोग को मंजिल बैच सजेस्ट करूंगा। आप मंजिल बैच लो 2026, ऐसा मैंने 2025 में भी नहीं करवाया था,
अभी मैं कुछ नए इनिशिएटिव्स के साथ आ रहा हूँ। कल मंजिल बैच की पहली क्लास होगी, कल ही पहली क्लास में पता लग जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है, तो रीडिंग करो आप लोग 0 से भाई, मंजिल बैच में करो आकर के स्टार्ट। फिर मैं एक काम करूंगा, कुछ टाइम बाद मैं एक आरसी का बैच लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं सिर्फ आरसी को डील करूंगा। आरसी का बैच लेकर के आऊंगा। अगर आप मंजिल बैच लेकर के रख लेंगे तो मंजिल बैच के अंदर ऑटोमेटिक आपको आरसी का बैच मिल जाएगा। नहीं तो मैं अलग से भी लाऊंगा, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा। अगर आप अभी इस प्राइस पे मंजिल बैच लेकर के रख देते हो तो जो आरसी का बैच आएगा आगे, वो आपको ऑटोमेटिक मंजिल बैच में मिलेगा। आ रही है बात समझ में? उस आरसी के बैच में मैं सिर्फ आरसी के ऊपर डील कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अभी के लिए एडिटोरियल फ्री है आपके लिए। रीडिंग 0 से सीखनी है तो मंजिल बैच में आ जाइएगा। यहां पर भी 0 से ही है, लेकिन यहां पर हम एडिटोरियल के थ्रू करते हैं। लेकिन मंजिल बैच के अंदर मैं शॉर्ट पैराग्राफ के थ्रू आपको बताऊंगा, सेंटेंस तोड़ना सिखाऊंगा, सबको सिखाते हैं। अब बेस्ड ऑन दी पैसेज ये क्वेश्चन देखते हैं तुम लोग बना पाए नहीं बना पाए। कह रहा अगर ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होती तो क्या आउटकम आते? चलो चेक कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। अगर ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम सही हो गई तो फायदा क्या हो गया? बोथ बैंक एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट आर नाउ इन एक्सीलेंट शेप। अच्छा, तो बैंक भी और कॉर्पोरेट भी एक्सीलेंट शेप पर है। ठीक है, अब चेक करते हैं यहां पर क्या दिक्कत आएगी। कह रहा है प्राइवेट सेक्टर फिक्स्ड एसेट वुड हैव ग्रोन बाय मोर देन। कह रहा है प्राइवेट सेक्टर फिक्स्ड एसेट क्या इतने और ज्यादा बढ़ पाते? नहीं भाई, कुछ नेगेटिव होगा ना। अगर ये चीज सोल्व नहीं हुई तो उसका आउटकम तो नेगेटिव आएगा ना। द गवर्नमेंट वुड हैव स्टॉप्ड ऑल कैपिटल। क्या गवर्नमेंट ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर फटाफट स्टॉप कर देती? नहीं। बैंक्स वुड हैव बीन हेजिटेंट टू लेंड। हाँ ले भाई, बैंक कतराते, पैसा ही नहीं कतराते। कॉर्पोरेट हेजिटेंट टू बोरो, कॉर्पोरेट ले नहीं पाता। लाइकली रिजल्टिंग इन लोअर जीएफसीएफ ग्रोथ देन ऑब्जर्व्ड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब बताओ टफ लगा क्या? आप खुद अपने आप को समझो, फील करो। पहले कभी ये ट्रू ये वाले क्वेश्चंस आते थे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? आप लोग नहीं कर पाते थे। आज आप लोग का माइंडसेट है, आप आराम से इसको कर पा रहे। अगला क्वेश्चन, सपोर्ट करिए। किसको सपोर्ट करना है? कि डीरेगुलेशन करेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, उसको सपोर्ट करिए। अ रीसेंट पायलट प्रोजेक्ट डीरेगुलेटिंग दी टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में डीरेगुलेटिंग हुआ है, एक प्रोजेक्ट है उसमें टेक्सटाइल सेक्टर में जो भी स्ट्रिक्टनेस थी उसको कम कर दिया। उसके कारण 40% की स्पाइक आई फैक्ट्री सेटअप में विद इन 6 मंथ। हाँ ये पॉजिटिव बात है, आ सकता है, क्योंकि हमें सपोर्ट करना है ना। सपोर्ट करना है तो इसकी हाँ में हाँ मिलाने का। अगर सपोर्ट करने की बात आए तो हाँ में हाँ मिलाने का, अगर वीक करने की बात आए तो हाँ में ना मिलाने का। डीरेगुलेशन ऑफन लीड्स टू टेम्परेरी डिप, नेगेटिव बात हाँ में हाँ मिलानी थी। मोस्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन इंडिया करंटली ऑपरेट इन दी रेगुलेटेड बैंकिंग सेक्टर। कह रहा रेगुलेटेड, अबे हमें डीरेगुलेट करना है, तू कहां से आ गया, हट। द गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड 3 न्यू कमिटीज टू लुक इनटू डीरेगुलेशन। इन्होंने नई कमेटी बनाई कि हम डीरेगुलेशन, हमें बताना है डीरेगुलेशन करने से प्राइवेट वालों को क्या फायदा होगा। डी गलत है। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट यूजुअली रिक्वायर पार्टनर कंट्रीज टू डीरेगुलेट देयर मार्केट। तो कह रहा है जो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स है, देखो यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, हमें इन्वेस्टमेंट लेकर क्या यूजुअली रिक्वायर पार्टनर कंट्रीज टू डीरेगुलेट देयर मार्केट, जो अपने मार्केट को डीरेगुलेट कर ले। यार ये भी हो तो सकता है, लेकिन हमारे को ये बताना था कि यार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का डिटर्मिनेंट है, तो मेरे हिसाब से ए वाला होगा इसको सपोर्ट करता हुआ। क्यों? क्योंकि देखो टेक्सटाइल सेक्टर लिया, उसको डीरेगुलेट करा, उसकी वजह से क्या हुआ, 40% का स्पाइक आ गया। तो ए आंसर इसका स्ट्रॉन्ग है, ए आंसर इसका होना चाहिए। ई नहीं होगा क्योंकि ई में ट्रेड एग्रीमेंट आ गया। हालांकि ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर भी ट्रेड होगा, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट की बात करनी थी। और इन्वेस्टमेंट देखो यहां से साफ दिख रहा है कि सेटअप्स हुए, तो सेटअप्स हुए तो प्राइवेट वाले आए, अपने सेटअप लगाए उन्होंने। आ रही है बात समझ में? ए होगा, ठीक है, ए होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। यहां पर ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, हमें इन्वेस्टमेंट बताना है। ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब हो गया दो कंट्री आपस में ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है कि हम ट्रेड करेंगे।
डीरेगुलेशन की बात नहीं हो रही है। चलो आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो डीरेगुलेट कर ले अपने मार्केट्स को, कि भाई आप स्ट्रिक्टनेस कम कर लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात फिर भी नहीं हो रही है। इन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेट कंपनी आकर के अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर रही है या अपनी कंपनी स्टार्ट कर रही है, तो वो तो यहाँ पर है ना, देखो सेटअप लगा दिया, तो ए होगा इसका आंसर, ए नहीं होगा। ए में तो ट्रेड एग्रीमेंट है, हम ट्रेड करेंगे आपके यहाँ के, आप हमारे यहाँ के करना। इन्वेस्टमेंट की बात कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट मेरे को लग रहा है ए स्ट्रॉन्ग होगा, हालांकि इन्वेस्टमेंट इसमें भी होगा, लेकिन बाय दी ऑप्शन अगर अपन जाए तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए करंट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्या है ये बताइए। अगर आपको दो में कंफ्यूजन होना, ए भी लग रहा है ई भी लग रहा है, तो खुद को क्लियर करो, ए क्यों ई क्यों नहीं, या ए क्यों नहीं ई क्यों, खुद को क्लियर करना जरूरी है। देखो नोट वाला आंसर देना आप लोग, यहां पर आप लोग फिर गलत करोगे। करंट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बताओ मेरे को। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 75% इज कंसीडर द मैक्सिमम लिमिट। प्रॉम्प्टिंग, ये प्रॉम्प्ट कर रहा है, खींच रहा है इमीडिएट इन्वेस्टमेंट को, नहीं वो कह रहे हैं भाई ये कैपेसिटी बढ़ाओ, 75 कम है, कैपेसिटी बढ़ा लो तो हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो हमें गलत वाला ही तो आंसर देना है, मतलब जिसमें ए होगा वो आंसर होगा। अब आ जाओ, कंपनीज आर हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इन अ बिग वे अंटिल दे सी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन राइज फर्दर। ये तो सही बात है, हमें तो गलत आंसर देना है। कंपनी अभी हिचकिचा रही है इन्वेस्ट करने को, क्यों? क्योंकि उनको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाना है, तो नोट वाला देना है, ये तो सही है। दी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इज करंटली दी बिगेस्ट हर्डल, नहीं यार ये तो सोल्व हो गया था, ले भाई सी आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? सी आंसर आता हुआ। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अब देखो फ्यूचर पॉलिसी और रिफॉर्म्स के बारे में आप मुझे कुछ बातें बताओ। पूरा पैसेज पढ़ा आप लोगों ने? पूरा पैसेज पढ़ लिया है, बताओ। डीरेगुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेवल इन मीडियम टर्म। हाँ, डीरेगुलेशन एक अच्छा रोल निभा सकता है, डीरेगुलेशन करोगे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। हाँ, दी ऑथर इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब ऑथर ऐसा इन्फर्ड कर रहा है दैट इंडिया करंट कस्टम डिजाइन एंड ड्यूटीज आर परफेक्ट, नहीं परफेक्ट नहीं है, डीरेगुलेशन करने की जरूरत है, ये गलत है। The author suggests that relying only on selected trade agreements is insufficient। हाँ बिल्कुल सही है। देखो कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो इधर हमने क्या पढ़ा था, बियॉन्ड, बियॉन्ड जाना पड़ेगा। ये देखो ये रहा बियॉन्ड, बियॉन्ड सेलेक्ट ट्रेड एग्रीमेंट्स। अपन ने पढ़ा था एफर्ट्स नीड टू गो मच बियॉन्ड सेलेक्ट ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये यही बात कह रहा है। काय वे author suggests that relying only on select trade agreement is insufficient for boosting export। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, मतलब इसका भी आंसर सी आ जाएगा, इसका भी आंसर सी आ जाएगा। That's it दोस्तों, ये था आज का हमारा आर्टिकल और ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। एक कमेंट प्लीज, एक कमेंट करिएगा, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। लाइक करिएगा, देखो कितने एफर्ट्स लगते हैं, आप देख लेना। मेरी हर एक क्लास में आपको एक जैसी एनर्जी दिखेगी, कुछ ना कुछ अलग करता रहता हूं आप लोगों के लिए। मैं भी चाहूं तो देखो लगभग 200 स्टूडेंट देखते हैं, मैं भी चाहूँ यार स्टूडेंट कम आते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरे पे 200 स्टूडेंट आता है तो मैं उन 200 में से 90% स्टूडेंट का सिलेक्शन करवा पाऊँ। मैं कभी भी व्यूज के पीछे नहीं भागता हूं, लेकिन अगर व्यूज बहुत ही कम आएंगे तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा। और अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोग का सपोर्ट करूंगा, जैसा कि आप लोग को पता है। अब कल हमारी 1 बजे मंजिल बैच में क्लास है। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये QR कोड है, स्कैन कर लीजिए, आप सीधा वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। अभी 2 ऑफर चल रहे हैं, 499 और 699। मैं फिर बता रहा हूं, ये प्राइस
इसके बाद आप लोग को नहीं मिलेगा, आप लोग बाय करके रख लीजिए। इसमें सब कुछ होगा। अभी जो मैंने आरसी वाले बैच की बात करी वो भी इसी में आएगा। तो आप लोग मंजिल बैच 2026 लेकर के रखिए और कल से क्लासेस ज्वाइन करिए। और आपका कोर्स मैं एग्जाम से बहुत पहले करवा दूंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, सब कुछ होगा। पूरा रोड मैप आप लोग को दिया जाएगा। OICL AO मीन्स के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कुछ क्लासेस में लगा पाऊं। आपको पता है अभी मैं यूट्यूब पर जो 9 PM वाली क्लास है वो रेगुलर इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, साथ ही साथ मुझे भी बैकएंड के साथ बैठना पड़ रहा है, एप्लीकेशन पर काम चल रहा है। एप्लीकेशन मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी, है ना। और बहुत सारे काम है अभी, आपको पता है अभी अभी नया स्टार्टअप करा है। अब कल से हमारी पेड बैच की भी क्लासेस है। पेड बैच की क्लासेस का टाइमिंग मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो टाइमिंग जो रहेगा मंडे टू फ्राइडे रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। दिन में 1 बजे का टाइम अभी मैंने रखा है। टाइम मैं चेंज कर सकता हूँ, डिपेंड करता है ना, मेरे ऊपर कि मुझे क्या टाइम ठीक लग रहा है। अभी मैंने 1 बजे का टाइम रखा है, कुछ अपन क्लासेस चलाएंगे, मैं देखूंगा उसके हिसाब से मैं टाइम एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए टाइम है मंडे टू फ्राइडे दिन में 1 बजे। और हाँ, आप देखेंगे हमारी 13 तारीख से क्लासेस हैं, तो 13 तारीख को फ्राइडे पड़ रहा है, लेकिन मैं इस सैटरडे संडे भी क्लासेस लूंगा। क्यों? क्योंकि क्लासेस मुझे 9 से स्टार्ट करनी थी, किसी कारण की वजह से माइग्रेशन प्रोसेस की वजह से मैं नहीं कर पाया, मैंने 13 से स्टार्ट करी। तो अब 13 को फ्राइडे है, तो ये थोड़ा ना मैं 14-15 को छुट्टी ले लूंगा, नहीं, मैं 13, 14, 15 3 दिन क्लासेस लूंगा, मतलब सैटरडे संडे भी क्लास होगी। मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन मत लेना। और सब कुछ होगा, रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, सब। ठीक है भाई, तो आप मिलिए मुझसे कल दिन में 1 बजे। इस मंजिल बैच के अंदर शुरुआत करते हैं, बताते हैं पहली क्लास से ही क्या अलग होने वाला है। ठीक है, कल 1 बजे कोर्स लेकर के रखिएगा, तैयार रहिएगा। ये QR कोड से आप सीधा कोर्स की वेबसाइट पे पहुंचे। और एक कमेंट लिखिएगा, बताइएगा आप लोगों को आज की क्लास कैसे लगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।